नमस्कार, मैं राहुल राज इजी वे ग्लोबल पे आप सब लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। ठीक है, और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही हाई डिमांड का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग का एक टॉपिक है जो आप लोग के लिए हम पढ़ाएंगे आज। ठीक है, आप लोग को पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आज के बाद इसका टेंशन खत्म। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, खून का रिश्ता होता है। ठीक है, खूनी रिश्ता मत पढ़िएगा, इसको खून का रिश्ता बोला जाता है। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन को। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग और एक एक चीज के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस बनाइए रखिएगा और आराम से एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हम हर एक चीज आपका क्लियर कर देंगे ताकि क्वेश्चन पे आए तो आप खुद से क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, यही दिक्कत होता है कि पहले आप बेसिक्स को समझते नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं है और सीधा क्वेश्चन पे उतर जाते हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं आती हैं इसका क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसका हर एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, रिलेशन के बारे में बताएंगे, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का कमी नहीं होगा, इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि फिर आपको कहीं कोई भी बुक से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। खून का रिश्ता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, टाइप्स। टाइप्स का मतलब है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो 3 टाइप के बनेंगे। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के, जो कि पजल एक होता है पजल फॉर्म। ठीक है, पजल फॉर्म का मतलब हो गया कि दे देगा कि ए बी की माँ है, सी डी के पिता हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो ये आपका पजल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड में देख रहे होंगे कि पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब इशारा करते हुए। पॉइंट मतलब, पॉइंटिंग मतलब क्या होता है? इशारा करना होता है। मतलब कि क्वेश्चन देखे होंगे कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि वह मेरे माँ के, बुआ के, दादा के, चाचा के, भाई के बेटा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो बनेगा उसको पॉइंटिंग बेस बोलते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं। और एक जो बनता है लास्ट में कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म का मतलब हो गया कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ लिख दिए कि a प्लस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको बता दिया जाता है हर साइन का मतलब। उसके बाद मान ले रहे हैं यहाँ पे दे दिया बी सी का, बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ दे देगा कि बी जो है सी का पिता है। कुछ इस तरीके से आपको हर साइन का मतलब पता होगा। और उसके बाद लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ए प्लस बी माइनस सी भागा डी, कुछ इस तरीके से आएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डी का ए से क्या संबंध है। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि 3 चीजें आपको समझ में आ गई। तीनों चीज के बारे में आप जान गए कि किस किस बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग के एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम के लिए बारे में बता रहे हैं, जो आप लोग एग्जाम फेस करते हैं। तो कुछ बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि पजल हम लोग को नहीं आता है, तो पॉइंटिंग नहीं आता है, तो कोडेड नहीं आता है। तो आपको एक बात आज क्लियर कर दें कि पजल, पॉइंटिंग और कोडेड किसी से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पजल आप लोग समझते हैं कि जो 10 लाइन का क्वेश्चन है उसी को पजल बोलते हैं। तो पजल ऐसा कुछ नहीं है कि उसी को हम लोग पजल बोलेंगे। पजल का मतलब होता है कि कुछ घुमा फिरा के बातें करना। ठीक है, पजल को आप पैसेज, पैराग्राफ फॉर्म भी बोल सकते हैं, पैराग्राफ जैसा लिख देगा। तो जो होता है बैंकिंग में पजल जिसको बोलते हैं, उसमें होता है कि 5 लाइन का एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद उससे 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वहां तक नहीं जाएगा आपका, लेकिन पजल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है जो कि 1 लाइन का ही रहेगा। ए बी की माँ है, बी सी का पिता है, सी डी का ई है, तो ए का डी से क्या संबंध है, 1 लाइन में ही रहेगा, उसको भी हम पजल फॉर्म ही बोलेंगे। ठीक है, पजल समझ में आ गया, क्लियर हुआ। पॉइंटिंग बता ही दिए कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वो मेरे पिता के, कुछ इस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे।
उसके बाद कोडेड फॉर्म है, तो कोडेड बता ही दिए आपको, कोडेड कुछ इस तरीके से। टाइप समझ में आ गया कितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा और कौन कौन टाइप है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने से पहले आपको रिश्ता नाता समझ में आना चाहिए ना, कि मान रहे हैं कि वो कोई बोल दे कि वो आपकी पापा की बहन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है पापा की बहन का मतलब क्या होता है, पता होगा सबको। तो कोई भी रिलेशन समझने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक जेंडर, ठीक है, और एक जनरेशन। एक जेंडर और एक जनरेशन। जेंडर का मतलब हो गया मेल और फीमेल, कि मेल है या फीमेल है, तो आपको पता है तो उसके बारे में बता सकते हैं। जनरेशन का मतलब हो गया कि एक हम लोग का जनरेशन है, जैसे हम आप हो गए, ठीक है, मेरे से ऊपर का जनरेशन आएगा, हम लोग से ऊपर का जनरेशन तो पापा मम्मी हो जाएंगे, चाचा चाची, ठीक है। अगर उससे ऊपर जाएंगे मतलब हम अपने से 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे, तो वहां पे दादा बैठे हुए हैं, बाबा आजी जिसको बोलते हैं, दादा बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने से नीचे आएंगे तो मेरे से नीचे बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है। और खुद का जनरेशन का अगर बात करें तो हम हो गए, वाइफ हो आ जाएगी, या तो भाई बहन सब आ जाएंगे हमारे जनरेशन में। तो यहाँ जनरेशन क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक एक जनरेशन को देख लेते हैं कि किस जनरेशन में कौन आएंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन समझने के लिए डबल जी लगा हुआ है। डबल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक जी से जेंडर होता है और एक जी से जनरेशन होता है, ठीक है। ये दोनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। आइए देखिए जनरेशन को समझते हैं पहले, कि कौन किस जनरेशन का कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। यहां से देखिए कि हमारा, आपका और हमारा जनरेशन में कौन कौन आएगा, ठीक है। आपका और हमारा जनरेशन में, तो यहाँ भाई जो होगा वो आपके जनरेशन का है, ठीक है। भाई क्या होगा, हमारा और आपके जनरेशन का होगा। उसके बाद सिस्टर है, तो वो भी हमारे आपके जनरेशन की होगी। कजिन, कजन मतलब क्या होता है, बहुत लोग का कजन से कंफ्यूजन होता है। तो कजन का मतलब चचेरा भाई, चचेरा बहन, ममेरा भाई, ममेरे बहन, सब आ जाते हैं इसमें। सिंगुलर सॉरी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता है इसमें, मेल और फीमेल ये दोनों को डिनोट करता है। ममेरा भाई हो या ममेरी बहन हो, दोनों को डिनोट करेंगे। इंग्लिश का अगर देखें तो कजन ही आएगा। उसके बाद वाइफ भी होती है, तो वाइफ जो होगी वो भी आप ही के जनरेशन की है। हस्बैंड अगर को ले लें तो हस्बैंड भी हमारे आपके जनरेशन की ही होगी। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से अगर देखें तो सिस्टर इन लॉ का मतलब बहुत होता है। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली, ननद और भाभी, ठीक है। मेन 3 ही चीज को यहाँ पे डिनोट करेगा आपको, साली को, ननद को और भाभी को, ठीक है। तो यहाँ से लोग भी हमारे ही जनरेशन में आएंगे। उसके बाद ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ भी मेनली 3 चीज को डिनोट करेगा, आपका साला, देवर और जीजू को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले भाई को प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर वहां सिस्टर इन लॉ लिख देता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम तीनों में से किस एजम्पशन को लेके चले, क्योंकि सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में 1 होता है, हिंदी में 3 होता है। इसीलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हिंदी वाले भाई को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहां पे हिंदी में लिख देगा अगर साली, तो साली का क्लियर हो गया विजन की क्या कह रहा है। ननद अगर लिख दिया तो विजन क्लियर है, भाभी लिख दिया तो विजन क्लियर है। ब्रदर इन लॉ अगर लिखा है इंग्लिश में तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा इंग्लिश वालों को, लेकिन हिंदी वालों को लिखेगा तो साला, देवर, जीजू लिखेगा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जब बढ़ रहा है तो वहां इंग्लिश में भी लिख दे रहा है कुछ इस तरीके से, ब्रदर्स इन लॉ। इंग्लिश में भी क्या लिख रहा है, ब्रदर्स इन लॉ, कुछ इस तरीके से लिख दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो लॉ का मतलब समझना है, ठीक है ना, ब्रदर्स इन लॉ, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देगा। तो फिर वहां पे हमको तीनों एजम्पशन लेके क्लियर करना होता है, लेकिन वहां अभी आप लोग का स्टैंडर्ड उतना नहीं जाएगा, वो बैंकिंग में ज्यादा इस तरीके से परेशान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आपके जनरेशन में कौन कौन आएंगे क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा चीजों को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए हम हर एक चीज पहले से ही राइट डाउन कर चुके हैं। आप लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपसे या हमसे 1 जनरेशन ऊपर, अगर हम अपने से खुद से 1 जनरेशन ऊपर बात करेंगे तो कौन कौन आएगा, मदर हो गए, फादर हो गए, अंकल हो गए, आंट और फादर इन
लॉ, या आगे जाएंगे तो मदर इन लॉ भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे मदर इन लॉ छूट गई हैं, इसको इनको भी लिख लीजिएगा, छोड़िए मत। ठीक है, क्योंकि लॉ के मुताबिक ये मदर है, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, समझ में आता है इसका मतलब? नहीं पता होगा तो यहां से मदर हो गई, मम्मी हो गई, हमसे एक जनरेशन ऊपर है, फादर है तो एक जनरेशन ऊपर है। अंकल आएंगे तो अंकल, जब इंग्लिश वाले भाई को मिलेगा अंकल, तो वहां पे अंकल का मतलब इतने सारे होते हैं। ठीक है, मामा, चाचा, मौसा, फूफा। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेगा तो केवल अंकल लिखेगा, हिंदी में चारों में से कोई एक लिखेगा। तो अगर हिंदी में चारों में से कोई एक लिखता है तो वहां पे आपका विजन क्लियर हो जाएगा किसके बारे में बात किया है। लेकिन जब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हिंदी में भी लिख देगा अंकल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उस चीजों को हम समझते जाएंगे, आगे चल के विजन आपका क्लियर होते जाएगा। ज्यादा होगा, प्रॉब्लम होगा तो वहां पे चारों को एजम्पशन करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंटी का बात करें तो आंटी का मतलब भी 3-4 होता है, मामी हो गई, चाची हो गई, मौसी हो गई, फूफा हो गई, सबको आंटी ही बोला जाता है, आंटी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब हम लोग से एक जनरेशन ऊपर का बात कर रहे हैं। यहाँ पे फादर इन लॉ का मतलब ससुर हो गया। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ए फादर है। ठीक है, फादर इन लॉ। तो जब शादी होता है तो जब तक कोर्ट में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तब तक वो मान्य नहीं होता है कि आप शादी हो चुका है। और शादी जब होगा, जब कोर्ट में सर्टिफिकेट आपका बन गया, तो लॉ के अकॉर्डिंग ये भी आपके पिता हो गए। ठीक है, जिसको ससुर बोलते हैं। और इधर मदर इन लॉ है, जिसको सास बोलते हैं, ये भी लॉ के अकॉर्डिंग माँ होती हैं। ठीक है, तो ससुर और सास किसको बोलेंगे? अगर आप बोल रहे हैं तो अपने वाइफ के फादर को ससुर बोलेंगे और वाइफ की माँ को सास बोलेंगे। अगर आपकी वाइफ आएंगी तो आपके पिता को ससुर बोलेंगे और आपकी माँ को सास हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अंकल अगर लेगा तो पैटर्नल अंकल अगर देता है, पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल का मतलब हो जाएगा आपका चाचा। ठीक है, पैटर्नल अंकल का मतलब क्या हो जाएगा? चाचा और फूफा, क्योंकि फादर के साइड का होता है। पैटर्नल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, पैटर्नल का मतलब पापा के साइड का मतलब। और पापा के साइड में कौन कौन रहेंगे? तो चाचा आएंगे और फूफा आएंगे। क्यों? क्योंकि फूफा जो है आपके पिताजी की बहन के हस्बैंड होंगे। ठीक है, अगर यहाँ मैटर्नल दे दे, मैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल, तो मैटर्नल अंकल का मतलब हो गया मम्मी के साइड के, माता जी के साइड का। तो माता जी के साइड में मामा आ जाएंगे और मौसा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मामा जो होते हैं मम्मी का बहन होती हैं, माँ की बहन, और मौसा जो होते हैं वो माँ की बहन के हस्बैंड होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पैटर्नल आंट कर सकता है, तो वहाँ पे चाची हो जाएंगी और फूआ हो जाएंगी। अगर मैटर्नल आंट कर दे तो मामी हो जाएंगी और मौसी हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? हर एक चीज क्लियर है? इसको आपको समझना जरूरी है। जिसको पता है उसके लिए बेहतर है, जिसको नहीं पता है यहाँ पे समझ लीजिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे, और कुछ जनरेशन है उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पे इसको बढ़ते हैं आगे, समझिएगा, देखिए इसको। अब आगे क्या है आपका? आपसे या हमसे 2 जनरेशन ऊपर का बात करें। किससे? आपसे या हमसे? दोनों लोग हैं, हम और आप। ठीक है, 2 ही लोग यहाँ पे हैं, तो इसीलिए हम खुद को और आपको दोनों को लेके चल रहे हैं। तो अगर इससे 2 जनरेशन ऊपर का बात करें, ठीक है, तो वहां पे ग्रैंड फादर आएंगे। ग्रैंड फादर का मतलब दादा हो जाएंगे। ग्रैंड मदर आएंगी तो ग्रैंड मदर का मतलब दादी हो गई, नानी हो गई। ग्रैंड फादर इन लॉ आएंगे। ग्रैंड फादर इन लॉ मतलब समझ में आ रहा है? ग्रैंड फादर इन लॉ, तो लॉ के अकॉर्डिंग फादर, ग्रैंड फादर। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? आपके वाइफ की दादा। ठीक है, यहाँ नीचे है ग्रैंड मदर इन लॉ, तो ये हो जाएंगी वाइफ की दादी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, ग्रैंड फादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ। इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बस जनरेशन का बात कर रहे थे इसलिए हम यहाँ पे लगा दिए कि ये भी हम लोग से 2 जनरेशन ऊपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड फादर में होता है दादा और नाना दोनों, और ग्रैंड मदर में नानी और दादी दोनों आती हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे फिर डिसाइड होगा कि अगर पैटर्नल बोला, पैटर्नल ग्रैंड फादर बोला, क्वेश्चन में देखिएगा कहीं कहीं लिख देता है पापा के साइड के दादा या पापा के साइड के ग्रैंड फादर। तो पापा के साइड के ग्रैंड फादर का मतलब हो गया कि दादा का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है?
दादा का मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब हो गया कि दादा का बात कर रहा है। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर का बात करें, मैटरनल ग्रैंडफादर का बात करें तो नाना का बात करेगा, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर का बात करें या मम्मी के साइड का ग्रैंडफादर का बात करें तो नाना का बात करेगा। वैसे ही अगर यहाँ पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दे दे, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब हो जाएगा दादी और मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब नानी। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो जाएगा आपका नानी, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, पैटर्नल मतलब पापा साइड के, ठीक है, पापा के साइड का, और मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का, ठीक है। 2 जनरेशन ऊपर तक देख लिए कौन कौन आएगा। खुद के जनरेशन देख लिए, खुद के जनरेशन में कौन कौन आएगा, वहां पे ही आगे यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा, आपसे ऊपर के जनरेशन में कौन कौन आएगा और आपके 2 जनरेशन ऊपर तक कौन कौन आएगा, क्योंकि यहाँ तक यूज होता है। 3 जनरेशन में ना के बराबर यूज होता है, कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन बाई मिस्टेक देखने को मिलेगा, नहीं तो तीसरा जनरेशन ऊपर का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमसे 2 जनरेशन ऊपर तक देख लिए हम लोग। यहां से बोल रहा है कि आपसे या हमसे 1 जनरेशन नीचे, आपसे या हमसे 1 जनरेशन अगर नीचे का बात करें तो क्या होगा, तो नीचे में आएगा जब आप है तो आपसे ऊपर तो मम्मी पापा थे, उसके ऊपर दादा दादी नाना नानी आ गए। खुद का देख लिए, खुद, भाई बहन, वाइफ, साला साली, देवर सब आ गया, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो मतलब कि आपका जब वाइफ तक आ चुकी है आपके जनरेशन में तो आपका बाल बच्चा जो होगा वो आपके जनरेशन से नीचे आएगा, मतलब कि सन हो गया, डॉटर हो गया, बेटा बेटी। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, ठीक है। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, तो अगर इंग्लिश में यहाँ पे डब्लू है, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, ठीक है। और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। भतीजा किसको बोलते हैं, भाई के लड़के को भतीजा बोलते हैं और बहन के लड़के को भांजा बोलते हैं, ठीक है। नीस का मतलब हो गया भतीजी, मतलब भाई के लड़के को भतीजी बोलेंगे और बहन के लड़की को भांजी बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश में अगर नेफ्यू लिखा है तो वहां पे अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का बनेगा तो फिर दोनों एग्जाम्पशन लेके चलेंगे, उसके बाद जब नीचे तक आएंगे तब क्लियर होता है, ठीक है। नीस को अगर बात करेगा तो वहां पे भी फिर दोनों एग्जाम्पशन लेके मान के चलना होगा कि भतीजी भी है और भांजी भी है। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है कि भतीजी है या भांजी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सन इन लॉ। सन इन लॉ, सन है लॉ के अकॉर्डिंग, क्या है, सन है किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, ठीक है। जो दामाद होता है वो भी बेटे के जैसा ही होता है लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको सन इन लॉ बोला जाता है। आगे आएंगे तो डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब डॉटर इन लॉ मतलब वो भी बहू जो होती है वो बेटी के जैसे ही होती है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग डॉटर इन लॉ इसीलिए बोला जाता है। तो ये सारे आपके किस जनरेशन में आएंगे, आपसे नीचे के जनरेशन में, याद रखिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा तो ब्लड रिलेशन हम नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए पता होना चाहिए कि कौन आपसे नीचे आ रहा है, कौन आपसे ऊपर है, कौन आपसे डबल ऊपर है और कौन आपसे डबल नीचे है। अगर ये चीज क्लियर होगा तो फिर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, बैंक का उठा लीजिए जो 10-10 लाइन के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा और एक एक चीज को देखते चलिए, कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है, कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। कौन आपसे 2 जनरेशन ऊपर है, कौन 3 जनरेशन ऊपर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, इसको हो गया। आपसे 1 जनरेशन नीचे तक देख लिए, कौन कौन आता है, आपसे या हमसे 2 जनरेशन नीचे, ठीक है। आपसे या हमसे 2 जनरेशन नीचे, तो जाहिर सी बात है दादा दादी हो गए, फर्स्ट पे लिए हम लोग सबसे ऊपर, उसके नीचे मम्मी पापा, उसके नीचे हम और आप, उसके नीचे बाल बच्चे, ठीक है। अब उसके नीचे तो जब बाल बच्चे हो गए तो वो भी बड़े होंगे तो वो भी शादी ब्याह करेंगे, तो उसके नीचे वो आएंगे, ठीक है। तो शादी ब्याह करेंगे और शादी ब्याह जब होगा तो उनके भी बाल बच्चे होंगे, वही आपसे 2 जनरेशन नीचे होंगे। तो वही होंगे कौन, ग्रैंडसन, मतलब पोता पोती हो जाएगा, ठीक है, पोता हो जाएगा या नाती हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती हो सकती है, नातिन हो सकती है। ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ मतलब अगर आप शादी करते हैं अपने किसको, अपने बच्चे की बेटी को,
ठीक है, तो ग्रैंड सन इन लॉ बनेगी। ग्रैंड डॉटर इन लॉ मतलब कि आपके बच्चे के बच्चे की वाइफ, ठीक है। तो यहां से ग्रैंड सन अगर बात करेगा तो पोता और नाती दोनों होता है। ग्रैंड सन मतलब क्या होता है, पोता भी होता है और नाती भी होता है। वही फिर डिसाइड करेगा पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा के साइड का, तो वहां पे पोता आएगा, ठीक है। मतलब कि वहां पे कौन आएगा, पोता आएगा, मतलब कि लड़का होगा, लड़का का लड़का। और अगर नाती का बात करें तो फिर आपके लड़की के लड़के, तो वहां पे मैटरनल हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर का बात करें तो पोती होगी, मतलब आपके लड़के की लड़की। और नातिन का बात करें अगर ग्रैंड डॉटर में तो फिर इसका मतलब हो गया कि आपके लड़की के लड़की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंड सन इन लॉ समझ में आ गया, मतलब आपके लड़के की वाइफ, ठीक है, सॉरी वाइफ नहीं, यहाँ पे लड़की की हस्बैंड। और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर इन लॉ मतलब आपके लड़के की वाइफ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे अगर हर एक चीज क्लियर है, कौन कितना नीचे है कौन कितना ऊपर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से इस चीज को समझने से पहले एक चीज आपको बता दें। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम और आप हो गए, ठीक है, हम या आप, समझिएगा इस चीज को। हमारे आपके जनरेशन में कौन कौन था आपको पता है, भाई बहन सब थी, वाइफ हस्बैंड। अगर हमसे ऊपर जाएंगे तो मम्मी माता पिता आ रहे थे, माता और पिता आ रहे थे ना। उससे ऊपर जाएंगे तो दादा दादी, हम लोग खुद के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो दादा दादी, ठीक है। अगर इसके नीचे आएंगे खुद के तो बेटा बेटी। अब इसमें कौन कौन आ रहा था वो आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे समस्या होगा। इससे नीचे आइएगा तो पोता पोती, पोता पोती, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि ई भी तो कहीं पोता पोती है, क्योंकि ई जब माता पिता है इसके तो ई पोता पोती होगा, तो इसको मत लेके चलिएगा, ऐसा एजम्पशन मत कीजिएगा। यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, हमारे और खुद के और आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आप भी खुश हम भी खुश। तो यहाँ हम और आपके अकॉर्डिंग लिए हैं, तो आपसे ऊपर कौन रहेगा, मम्मी पापा रहेंगे। उसके ऊपर कौन रहेंगे, दादा दादी, ठीक है। अब कहिएगा कि ये भी तो मम्मी पापा हैं भाई, लेकिन हम खुद के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, दादा दादी हैं। अब इनके लिए मम्मी पापा होंगे, ठीक है, लेकिन हम इनके अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, खुद के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो खुद के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग कौन होगा, दादा दादी। अगर हम खुद से नीचे आएंगे तो बेटा बेटी होगा। अब आप कहिएगा कि ये भी तो नाती पोता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये हम अपने अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप हमारे और आपके नीचे कौन होगा, बेटा बेटी। उसके नीचे कौन हो जाएगा, तो पोता पोती हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब यहां से एक चीज बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा, पूरा बोर्ड में बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम काफी जगह सबका पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है, मेरा कुछ अलग है। हम मेल को डिनोट करेंगे स्क्वायर से, मेल को किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर से। और फीमेल को किससे डिनोट करेंगे, सर्किल से, ठीक है। मेल को किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर से, और फीमेल को सर्किल से। इस चीज को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, दिमाग के कॉर्नर में एकदम बैठा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपको हम बता रहे हैं यही सारा डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कितना फास्ट वे में कर पाएंगे। क्वेश्चन को तो ब्लड रिलेशन है, रिश्ता दिखाना है तो आप निकाल लेंगे जरूर, लेकिन कितना फास्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। तो जो चीजें अभी तक हम आपको बता रहे हैं, ये चीजें क्लियर अगर रहेंगी तो 10 से 15 सेकंड में आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन का रिलेशन बता दीजिएगा किसका किससे क्या रिलेशन है। तो मेल को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, सर्किल से, और फीमेल को मेल को स्क्वायर से और फीमेल को सर्किल से। कहीं कहीं आप देखेंगे कि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होता है इससे, इसीलिए हम इससे डिनोट नहीं करेंगे, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आगे चल के दिखाएंगे आपको कि हम प्लस लेंगे कहाँ पे लेंगे और माइनस लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस का हम नहीं लेंगे, हम मेल के लिए स्क्वायर लेंगे और फीमेल के लिए सर्किल लेंगे। मतलब कि यहां अगर बोल दिया कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, ए बी की बहन है,
ए बी की बहन है, तो अगर इसका हम फिगर बनाए तो ए बहन है किसका, बी की, तो यहां से ए आ गई। अब ए क्या है, बहन है, तो फीमेल है, मतलब कि सर्किल के अंदर डाल दीजिए। और बी की बहन है, तो बी क्या है ये आपको नहीं पता है, तो इससे आपको फिगर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो है बी की बहन है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ उसका नाम होगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का। कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन कहाँ रहेगा पता चल चुका है। यहाँ पे आप और हम रहेंगे, ऊपर मम्मी पापा रहेंगे, इनके भी ऊपर दादा दादी, और इनके ऊपर इनके नीचे बेटा बेटी, और इसके नीचे पोता पोती। इससे ज्यादा आपका फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर दे कि आपका भाई, तो यहाँ पे हम और आप हैं, तो यहाँ पे बगल में भाई आएगा। ठीक है, भाई या बहन आएगी। यहाँ पे अगर बोल दिया कि चाचा चाची, तो वो भी यहाँ पे आएंगे क्योंकि इस जनरेशन के हैं। यहाँ पे और बोल दिया नाना नानी और भी बहुत सारे लोग, तो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल दिए कि आपके भाई का लड़का, तो वो भी यहाँ पे आएगा क्योंकि आपका बेटा बेटी है, वो भी भतीजा है। अगर आपकी बहन का लड़का, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अगर आपका बोल दिया कि आपके भाई के लड़के के लड़का, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को बस इतना क्लियर रखिए दिमाग में, बाकी आगे हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिटाएं इसको मिटाते हैं और आइए देखते हैं। यहां से पहले इससे समझिए और इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहां तक अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए। फिगर इसका फैमिली ट्री, तो यहाँ पे पहला बोला है कि ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब कि ए बी के पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, इट मीन्स कि ए बी के पिता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पे ए बना दीजिए। ठीक है, ए कौन है, पिता है किसके, बी के, तो बी नीचे रहेगा। ठीक है, और इसका पता है कि पिता है, तो पिता के लिए हम क्या लिए हैं, मेल के लिए स्क्वायर लिए हैं। ठीक है, अब बी का जेंडर हमको पता नहीं है, तो इसीलिए बी के लिए क्या करेंगे, बी को खाली छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी का हम ना सर्किल देंगे ना ही स्क्वायर देंगे, क्योंकि बी हमको बी का जेंडर नहीं पता है। तो इस फिगर से आप क्या समझ रहे हैं कि ए जो है बी का पिता है, पिता ऊपर रहेगा तो इसीलिए ऊपर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइएगा, ए इज द मदर ऑफ बी। फटाफट इसको आप लोग भी अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी की माँ है। ठीक है, तो ए माँ है किसका है, तो बी का, तो बी नीचे रहेगा। ठीक है, और ए माँ है, तो माँ है तो इसको हम सर्किल में कर देंगे। ठीक है, फीमेल के लिए क्या लिए हैं, सर्किल लिए हैं, और मेल के लिए स्क्वायर लिए हैं। ध्यान में रखिएगा बस इस चीज को। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ए बी की माँ है, मतलब ए जो है माँ है किसकी, बी की, इसीलिए माँ ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर का बात कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइएगा, ए इज ए सन ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का पुत्र है। ए कौन है, बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है तो बी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा ना। अब यहां से देखिए कि ए बी का पुत्र है, पुत्र कौन है, ए है, मतलब कि ए का जेंडर डिफाइन है कि ए जो है मेल है, तो ए को हम लोग स्क्वायर में बंद कर देंगे, बी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ना बी के बारे में नहीं पता है कि मम्मी है कि पापा है, क्योंकि मम्मी का भी पुत्र होता है और पापा का भी पुत्र होता है, तो इसीलिए बी का हमको नहीं पता है, बी को ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दोनों भाई हैं। ए और बी क्या है, दोनों भाई हैं, तो यहाँ से ए भी भाई है और बी भी भाई है, तो ए और बी पहले तो दोनों समान साथ में रहेगा। ठीक है, पहले तो दोनों साथ में रहेगा क्योंकि सेम जनरेशन का बात हो रहा है। यहाँ से दोनों भाई हैं, मतलब कि दोनों यहाँ पे स्क्वायर में आएगा, दोनों किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ से देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ए जो है बी का भाई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। कुछ कीड़ा काट रहा होगा आप लोग को कि ए बी की बहन है। आगे आते हैं, परेशान मत होइएगा, बस पेशेंस बनाइए रखिए, हर एक चीज क्लियर होगा, ये 100% गारंटी है। अभी तक जो भी चीजें पढ़ाए हैं वो 100% क्लियर किए हैं। ठीक है, तो ये भी आज मूड बना है पढ़ाने का,
आपको, तो ये भी पढ़ाएंगे और इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे कि आज के बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, इसको मिटाते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो पहले तो सेम जनरेशन का बात हो रहा है। किस जनरेशन का बात हो रहा है? सेम जनरेशन का। जनरेशन यहाँ पे अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए बी की बहन है, ए और बी पहले साथ में बना देते हैं, ठीक है। अब कौन बहन है? ए बहन है, तो ए सर्किल में चला जाएगा, और बी जो है ए का भाई है, तो बी भाई है तो ई स्क्वायर में चला जाएगा। अब यहां से देख के आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब कि ए बी की पत्नी है। क्या है? ए बी की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां और यहां कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ए बी की पत्नी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया। पत्नी है बी, तो इस सर्किल के अंदर और ई स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे कुछ चीजें दिमाग में आप सेट रखिएगा कि एक इंसान का कभी भी 2 शादी नहीं करवाएगा, ठीक है। ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है कि एक इंसान का 2 शादी होगा। दूसरा चीज कि यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई जिक्र नहीं होगा, फैमिली ट्री में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो ऐसा गलती ना करें। तीसरा चीज कि सेम जेंडर में शादी नहीं होगा, ठीक है। मेल का फीमेल से शादी होगा और फीमेल का मेल से शादी होगा। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि कोर्ट ने पास कर दिया है तो हो सकता है दोनों फीमेल हो जाए या दोनों मेल हो जाए, तो ऐसा यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। इस चीज को क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे देख के बताइए दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से ही तो क्लियर हो रहा है कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो फिर यहाँ से ए बी का भाई होना चाहिए और बी ए की बहन होना चाहिए। दोनों सेम हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस के साइन से चलते तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता, और यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस के साइन के साथ नहीं चलते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भाई बहन का बात है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो कुछ इसका अलग बनाएंगे। अब क्या अलग बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ए बी की पत्नी है तो ए हो गया और ई बी हो गया। बी पत्नी है, बी सर्किल के अंदर जाएगी और ए पति होगा, ठीक है ना। किसी के दिमाग में ही नहीं आ रहा है ना कि ये भी हो सकता है फीमेल ही हो, क्योंकि कोर्ट ने लॉ पास कर दिया है कि अब सेम जेंडर में भी शादी कर सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से अगर ई पत्नी है तो ई पति होगा, ये 110% फिक्स है। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि दोनों सेम फिगर बन जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि भाई बहन को ज्यों कहते हैं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो बीच में प्लस लगाएंगे। हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन दे देंगे। यही कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है ताकि आगे का सारा चीजें आसान हो जाए। इसीलिए कहा जाता है फाउंडेशन जो होता है, जड़ होता है, उसको मजबूत बनाया जाता है। वही अभी जड़ बनाने का काम हो रहा है, ठीक है। अगर इसको आप बेहतर ढंग से समझ ले रहे हैं तो फिर आगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाई बहन को हम लोग कुछ नहीं किए बीच में, लेकिन हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का बात आएगा तो क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन दे देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी के चाचा हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी के चाचा हैं, ए चाचा हैं बी के, ठीक है। तो चाचा कौन होंगे? बी के चाचा हैं, तो चाचा कौन होंगे? चाचा पापा के भाई होते हैं। चाचा किसको बोलते हैं? पापा के भाई को। तो यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, बी लिख दिए और यहाँ पे ए दे करके इसको कर देंगे। यहाँ पे ए, आपके दिमाग में कुछ यही चल रहा होगा। लेकिन आप बताइए कि यहाँ से अगर हम बोले कि ए बी के पापा हैं तो ये भी सही है। अगर ये फिगर दिख रहे हैं, फिगर दिख रहा है ना, सर्किल स्क्वायर के अंदर बंद है और इसके नीचे बी है, तो यहाँ से तो ये भी पता चल रहा है कि ए जो है बी का पापा है, मतलब ए जो है बी के फादर है, और यहाँ पे बोला है चाचा है।
तो कुछ इस तरीके से ना बना करके इसका कुछ अलग बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि यही समझना है। अगर ये समझ गए तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। यहां से बी है और बी के चाचा को डिनोट करना है, तो पहले बी के पापा आएंगे, ठीक है। अगर बी के पापा नहीं होते तो बी के चाचा नहीं होते, ठीक है ना। बी के पापा नहीं होते तो बी के चाचा भी नहीं होते, इसीलिए पहले बी के पापा को लाइए। तो यहाँ पे बी के पापा होंगे और पापा के बगल में चाचा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए, इसमें ए रखिए। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि बी के पापा हो गए और ये पापा के भाई हो गए, ठीक है। तो ये चाचा कहलाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है नहीं है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ए बी के मामा है, ए बी के मामा है तो बी हो गया, ठीक है। अब ए बी के मामा है तो यहाँ पे फिर दिक्कत आएगा। यहाँ पे जैसे दिक्कत आ रहा था, अगर यहाँ पे आप इस तरीके से बना के छोड़ते यहाँ से ए को और बी के नीचे, तो फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज बनाना पड़ता, सेम चीज बनेगा ना, बी के मामा, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर का बात कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बी का किसको लाए, पहले पापा को लाए, उसके बाद चाचा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा पहले बताइए, यहाँ पे कौन आएगा। तो मामा के आने से पहले मम्मी आएंगी, ठीक है। मामा के आने से पहले कौन आएंगी, मम्मी। तो यहाँ पे बी की मम्मी होगी, ठीक है। और मम्मी के भाई मामा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे मम्मी के भाई, और भाई कौन है, ए है। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि बी की मम्मी है और मम्मी का भाई है, तो ये मामा होगा, होंगे ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, हर एक चीज क्लियर हो रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है। अब कोई भाई कंफ्यूजन होंगे कि इसको दाहिने साइड रखे कि बाएं साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस ए को इस साइड भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस ए को आप यहाँ पे भी बना दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इस ए को अगर इस साइड भी बना दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन का वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि बी के पापा हैं और पापा के भाई हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि बी की मम्मी है और मम्मी के भाई हैं। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन लग जाता है तो ये पापा बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में प्लस का साइन लग जाए तो क्या बन जाएंगे, ए जो हो जाएंगे वो पापा हो जाएंगे बी के, ठीक है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना, बढ़े आगे, एक एक चीज क्लियर हो रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा है, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यहां से कह रहा है कि ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए जो है बी के दादा हैं, तो किसके दादा हैं, बी के, तो बी आ गया, ठीक है। और दादा के आने से पहले कौन आएगा, दादा के आने से पहले पापा होंगे, ठीक है। यहाँ पे पापा आएंगे क्योंकि दो जनरेशन ऊपर का बात कर रहा है, तो फिर दादा है ना, तो पहले पापा हुए और पापा के बाद यहाँ पे दादा होंगे, और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, ए बी के दादा है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। यहां पे कह रहा है कि ए बी के दामाद हैं, ए बी के दामाद हैं, ठीक है। तो यहां से बी आया, किसके दामाद है, बी के, और दामाद एक जनरेशन नीचे का बात करेगा। दामाद में किसका बात करेंगे, एक जनरेशन नीचे का। तो दामाद कौन होता है, बेटी के हस्बैंड। तो यहां से बेटी आएगी, इसके नीचे आएगी ना, इसके नीचे कौन आएगा, बेटी, और बेटी का शादी करवा दीजिए तो प्लस का साइन, और यहाँ स्क्वायर के अंदर ए हो जाएगा। यहां से दिख रहा है कि बी जो है इस सर्किल वाला जो भी होगा बेटी होगा, और बेटी का ए से शादी हो गया इसीलिए दामाद हो गया, और यहाँ बीच में प्लस का साइन दे दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद ब्लड रिलेशन का टेंशन खत्म कर देना है। आज हम भी मूड बना के आए कि आपका ब्लड रिलेशन का जो टेंशन है ना वो सारा दूर कर देना है। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर यहां तक समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन करने में परेशानी होगी, थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी। इसीलिए जिस भाई को यहां तक थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को रोक दीजिए और फिर से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर से स्टार्ट करके यहां तक पहले क्लियर कर लीजिए। यहां तक क्लियर कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहला बोला है क्वेश्चन कि सी जो है, सी का भाई ए है, सी का भाई जो है ए है। ध्यान दीजिएगा, बनाते चलिएगा। सी का भाई ए है तो यहाँ पे ए आएगा, भाई है तो इसको सर्किल में स्क्वायर में बंद कर दिए, ठीक है। सी का भाई ए है, डी जो है ए का बहनोई है। डी कौन है? ए का बहनोई है। डी जो है यहाँ पे आएगा और ए का बहनोई है, ये भी सेम जनरेशन में आएगा, मतलब कि जीजू होते हैं जिसको बोलते हैं, बहनोई का मतलब। तो यहाँ पे ई भी सर्किल कर देंगे, ठीक है। अब इसका शादी किससे हुआ है ये नहीं पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शादी किससे हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन आगे बोला कि तथा बी का दामाद है, तो बी कहीं ना कहीं इसके ऊपर आएगा। इसका ही बहनोई है और इसका ही दामाद है तो बी ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी यहाँ पे या तो हो सकती है माँ या तो पिता, बी का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन ए का जेंडर डिफाइन है। ए क्या है? पुत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। बी के नीचे है ए और ए का जेंडर डिफाइन है कि मेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट। कुछ नहीं करना है। सी का भाई ए है तो सी का भाई बना दिए। अब सी का जेंडर हमको डिफाइन नहीं था, इसीलिए ना ही इसको सर्किल में रखे हैं और ना ही इसको स्क्वायर में रखे हैं। लेकिन आगे बढ़िए तो डी जो है ए का बहनोई है, तो यहाँ पे डी आया। अगर इसको और भी बेहतर ढंग से बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बना दीजिए। यहाँ पे एक सर्किल बनाइए, ये भाई बहन का है और यहाँ पे मान के चलिए कि ये बहन है और इसका शादी करवाएंगे तो यहाँ पे डी आएगा, आएगा ना। अब तो और क्लियर हो जाएगा। सी का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकती है यही बहन हो, लेकिन यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, इसीलिए क्लियर नहीं कर सकते हैं कि सी का ही शादी डी से हुआ है। मे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह नहीं सकते हैं। और जिस चीज का 100% कह नहीं सकते हैं तो खुद से जम्पशन लेके मत चलिएगा, ठीक है। खुद से मत मान लीजिएगा कि सी का ही शादी डी से हुआ है। अगर क्वेश्चन में सी से रिलेशन पूछ दे और ऐसा ना हो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए खुद का कुछ दिमाग मत लगाइएगा, जो बोलेगा वही कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि सी से शादी हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि आगे बोला है कि डी जो है ए का बहनोई है और बी का दामाद है, तो बी ऊपर जाएगा, बी का दामाद होगा, ठीक है। ई जो लाइन चल रहा है भाई बहन का लाइन चल रहा है, ई इसका भाई है, ए जो है भाई है, ई बहन हो गई ए की और बहन का शादी करवाया डी से, ठीक है। तो बी जो होगा ऊपर आएगा, ठीक है। और बी ऊपर आया तो बी का भी जेंडर डिफाइन नहीं था। क्या था? बी या तो मम्मी भी हो सकती है या पापा भी हो सकते हैं। अगर ए की माँ भी होती है तो भी इसका दामाद होंगे, और अगर ए का बी जो है पिता भी है तो भी इसका दामाद होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा आपसे सिंपल सा कि ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए क्या है? बी का पुत्र है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। बी बहन है डी की, ध्यान दीजिएगा, बी बहन है, ठीक है, बी बहन है डी की, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी का जेंडर डिफाइन नहीं, इसीलिए ना हम इसको सर्किल में बंद करेंगे ना ही स्क्वायर में बंद करेंगे। एम पिता है डी का, ठीक है, एम क्या है? पिता है डी का, तो एम को सर्किल स्क्वायर में बंद कर सकते हैं क्योंकि बोल दिया है कि पिता है। एन बहन है एम की, एन जो है एम की बहन है, तो एन इधर आ जाएगी, एन जो है एम की बहन है। यहाँ बीच में अगर साइन लगा दें तो प्लस का, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि जहां हस्बैंड वाइफ नहीं है उसको हम साइन नहीं लगाएंगे। आगे देखिए कह रहा है कि एन बहन बना दिए एम का, तो यहाँ बहन आ गई। तो बी जो है किस प्रकार एन से संबंधित है, तो बी जो है एन की क्या होगी? तो ये दोनों भाई बहन है। अब ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लड़की है, बी जो है लड़की है और इसके पिता है। जब ये दोनों भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं, तो जब इसके पिता है तो इसके भी पिता होंगे ना। और एन जो है पिता की बहन है, तो पिता की बहन फुआ हो गई। और यहाँ से पूछा है आपसे किससे? बी पूछा है, बी के बारे में पूछा है, एन के बारे में नहीं पूछा है। अगर बी के बारे में पूछता, एन के बारे में, तो फुआ हो जाती, लेकिन पूछा है किससे के बारे में आपसे? बी के बारे में, तो बी क्या होगी? भतीजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ई इसके भाई हो गए
और ये भाई की लड़की हो गई, तो भाई की लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। बी डी का भाई है, क्या कह रहा है, बी जो है डी का भाई है, बी को भाई बनाइए, किसका, डी का, तो यहाँ बी डी का भाई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब डी का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए डी को ना सर्किल दिए नहीं स्क्वायर दिए। आगे बढ़िए, एम जो है बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, तो यहाँ एम आएगा। ठीक है, और ये बहन है तो यहाँ इसको सर्किल दे दीजिए। आगे कह रहा है कि के जो है एम की माता है, तो के ऊपर आएगा, और ई माता है इसीलिए सर्किल दे देंगे। आर जो है के का पति है, तो आर यहाँ पे के का पति है, तो यहाँ से आर हो जाएगा, और ई स्क्वायर के अंदर आएगा, और साथ में यहाँ बीच का प्लस का साइन लेके आएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का बात हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि डी का आर से क्या संबंध है, मतलब ये जो डी है ये आर का क्या है, तो ई जो लाइन है किसका है, भाई बहन का है। ई तो फिक्स है कि भाई है, ई बहन है, लेकिन डी का नहीं पता है कि भाई है कि बहन है, मतलब कि मेल है या फीमेल है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये तो पता है कि आर जो है इसके पिता है, ये तो पता है कि आर जो है इसके पिता है, तो मतलब कि या तो ये पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना यही है कि आपको डी के बारे में पूछा है, आर के बारे में पूछा नहीं। अगर आर के बारे में पूछा होता तो सिंपल सा बोलते कि पिता है, लेकिन पूछा है किसके बारे में, डी के बारे में, तो डी क्या हो सकता है, अगर मेल होगा तो पुत्र होगा, और फीमेल होगा तो पुत्री होगा, मतलब कि ऑप्शन 3 आंसर होगा। समझ में आया, देख पा रहे होंगे कितना फटाफट 10 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर ले रहे हैं तो कितना जल्दी आंसर दीजिएगा, खुद सोच लीजिए। सामने से देख रहे हैं कि कितना फटाफट बन रहा है, और अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको समझाना नहीं रहता है तो आप कितना जल्दी आंसर निकालेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम के की बहन है, बनाइए, एम जो है के की बहन है, तो एम बहन है, एम को सर्किल दीजिए, और के क्या है, मेल है या फीमेल है नहीं पता है। ठीक है, डी जो है के का भाई है, डी का भाई है तो इसका पता है, इसको स्क्वायर दे दीजिए। आगे कह रहा है कि एफ जो है एम की माँ है, एफ क्या है, एम की माँ है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और ई सर्किल के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि के जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे फिर से वही चीज आएगा कि यहाँ पे पुत्र है या पुत्री है किसी को नहीं पता है। ठीक है, आप खुद से जम्सन मत कीजिएगा कभी भी कि पुत्र ही होगा पुत्री ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिस्टेक ना करें। यहाँ पे के क्या है, मेल है या फीमेल है नहीं पता है, लेकिन ई पता है कि अगर मेल होगा तो ई पुत्र होगा इसका, अगर फीमेल होगा तो पुत्री होगा ना, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है ही, और ये तीनों क्या है, भाई बहन है, तो भाई बहन है तो ये माँ है, तो माँ का या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, मतलब कि पुत्र या पुत्री। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। अब हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जितना खुद से दिमाग पे जोर डालेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दिमाग पे जब जोर डालेंगे तो एक्सपैंड करेगा, आपका दिमाग जो है विस्तार होगा आपके दिमाग का, और जब ब्रेन का विस्तार हो जाता है ना तो फिर उस इंसान के लिए हर एक चीज आसान हो जाता है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, के टी का भाई है। ठीक है भाई, के जो है भाई है तो सर इसको स्क्वायर दीजिए, किसका है, टी का है। ठीक है, एम जो है के की माता है, एम ऊपर जाएगी और के की माता है मतलब कि सर्किल के अंदर आएंगी। डब्लू जो है एम का भाई है, डब्लू जो है एम का भाई है, डब्लू यहां ध्यान दीजिएगा, डब्लू जो है एम का भाई है, बीच में प्लस माइनस नहीं है इसीलिए भाई है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां कह रहा है कि डब्लू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। अभी टी का डब्लू जो है क्या होगा, तो टी का हमको नहीं पता है जेंडर,
या तो ये पुत्र भी हो सकता है इसका या पुत्री भी हो सकता है, मतलब मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ई मेल या फीमेल है इससे तो हमको मतलब है नहीं, पूछा है डब्लू के बारे में, तो ये तो आपको पता है कि टी का एम जो है माँ है, ये तो कंफर्म है कि एम क्या है टी की, तो माँ है, ये टी की एम क्या है, माँ है, और माँ के डब्लू भाई है, तो माँ का भाई क्या होगा, मामा होंगे, ठीक है। और मामा के जगह पे क्या आता है, मैटरनल अंकल आता है। यही आपको उस समय समझा रहे थे कि अब हिंदी में भी लिख दे रहा है मैटरनल अंकल, ध्यान दीजिएगा, मैटरनल अंकल, मामा ना लिख के क्या लिखा, मैटरनल अंकल। तो जो हिंदी वाले भाई हैं इस सब वर्ड को समझते चलिए, और जिनका ये सब नहीं पता है, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडडॉटर, तो एक रिलेशन का चार्ट बना लीजिए और सबका वर्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, मैटरनल अंकल हो जाएगा, मामा होते हैं मैटरनल अंकल, अगर यहाँ पे पिता होता अगर एम, तो पिता का भाई पैटर्नल अंकल हो जाता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आया आपके स्क्रीन पे। डी के का भाई है, क्या कह रहा है, डी जो है के का भाई है, डी भाई है तो इसको स्क्वायर दे दीजिए, और के का भाई है तो के बाहर रखिए, ठीक है। एम जो है के की बहन है, एम बहन है, बनाइए एम, सर्किल के अंदर बंद कीजिए। आर जो है डी का पिता है, आर कौन है, डी का पिता है, तो आर ऊपर आएगा और आर स्क्वायर के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि पिता है, ठीक है। और एस जो है एम की माँ है, एस जो है एम की माँ है, तो यहाँ पे सर्किल के अंदर रहेगी, एस जो है एम की माँ है तो इस सर्किल के अंदर रहेगी। अब यहाँ पे तीनों भाई बहन है, क्लियर है सबको, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बीच में प्लस होगा, क्योंकि ई इसके पिता है और ई इसकी माता है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे ना। तो यहाँ से कह रहा है कि के जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो के मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मेल होगा तो के आर का बेटा होगा, और फीमेल होगा तो बेटी होगी, मतलब कि यहाँ पे पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, किसी को किसी तरह का कोई समस्या, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन हर टाइप का करेंगे हम लोग। अभी इसी को पजल बेस्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी जो आपका चल रहा है ये पजल बेस्ड चल रहा है, पजल बेस्ड का प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग पॉइंटिंग और कोडेड फॉर्म का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बी है भाई है डी का, बी क्या है, भाई है डी का, बनाते हैं। बी भाई है किसका, डी का, बी भाई है डी का, बी को दे दीजिए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। और डी बहन है ई की, डी जो है बहन है ई की, तो यहाँ पे सर्किल के अंदर जाएगी और ई यहाँ पे आएगा, क्योंकि डी का जेंडर डिफाइन कर दिया, डी जो है बहन है तो सर्किल के अंदर कर दिए। ई जो है भाई है एफ का, ई क्या है, एफ का भाई है, तो एफ क्या हो, ई जो हो जाएगा स्क्वायर के अंदर और एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि एफ जो है किस प्रकार संबंधित है बी से, तो ई बी क्या है, भाई है, लेकिन यहाँ एफ का मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं है कि एफ क्या है। यहाँ पे कुछ भाई को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। बी भाई है डी का, बी जो है भाई है तो बी का जेंडर क्लियर है, बी को स्क्वायर दे दिए, किसका है, डी का है, तो यहाँ पे डी कर दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल दिए कि डी बहन है ई की, मतलब डी का जेंडर डिफाइन कर दिए कि डी बहन है, मतलब कि फीमेल है, और फीमेल है तो सर्किल के अंदर की है, किसकी है, ई की है, तो ई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक आपका ई का जेंडर डिफाइन नहीं है, यहां तक देखें तो ई का जेंडर डिफाइन नहीं है। आगे बढ़िएगा, ई भाई है एफ का, अब यहाँ पे ई का जेंडर डिफाइन कर दिया कि ई जो है भाई है किसका, एफ का, ठीक है। तो इस सेम जनरेशन का बात किया और सब भाई बहन है। जब ई इसका भाई हुआ, ई जो है एफ का भाई है, तो या तो एफ जो है या तो बहन होगी या तो भाई होगा ना। तो एफ के बारे में ना हमको पता है ना ही आपको पता है कि मेल है या फीमेल है। पूछा है किसके बारे में, एफ के बारे में, कि एफ किस प्रकार संबंधित है बी से। तो यहाँ पे भाई बहन का लाइन चल रहा है, तो या तो ये भाई भी हो सकती है
अगर मेल होगा तो इसका भाई हो जाएगा, और अगर फीमेल होगा तो इसकी बहन हो जाएगी। मतलब कि भाई या बहन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 काम आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इंतजार मत कीजिए, आ चुका है। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, और हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे, और देखिए कैसे होते जा रहा है चुटकी में। बस आपको करना है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, और बाकी पीछे जो बताए हैं, जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था, उसको एकदम 100% क्लियर रखिएगा। अगर वो चीजें आपका 100% क्लियर रहता है तो फिर इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, एच जो है जे का पिता है। कौन है? एच पिता है। किसका पिता है? तो पहले तो सर्किल में बंद कीजिए, जे का है, जे नीचे आएगा। जे जो है एल का भाई है। जे का जेंडर क्लियर कर दीजिए, कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जे एल का भाई है तो जे भाई है, मतलब कि इसको ये भी स्क्वायर के अंदर आएगा। एल का जेंडर नहीं पता है। एन जो है एल की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, एन जो है एल की पत्नी है, मतलब ई क्या है? पति होगा, और यहाँ पे पत्नी आएगी एन, और ई दोनों का शादी करवा देंगे। ठीक है, बीच में प्लस। यहां तक कोई दिक्कत है? एच जे का पिता है तो एच ऊपर आया, जे नीचे आ गया। नीचे आया तो जे एल का भाई है, मतलब जे का क्लियर कर दिया कि जे भाई है किसका? एल का। आगे कर दिया कि एन जो है एल की पत्नी है। एन जो है एल की पत्नी है, तो जब एन एल की पत्नी है तो एल पति होगा। ठीक है ना, तो पति है तो स्क्वायर में बंद किया, और इसको सर्किल में बीच में प्लस का साइन क्यों दिए हैं आपको अच्छी तरह से पता है। आगे कह रहा है कि के जो है एन का पुत्र है। के जो है एन का पुत्र है, तो यहाँ पे नीचे आएगा। अब नीचे आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एल एवं जे, एल एवं जे ये दोनों पुत्र हैं। एल एवं जे एच के बच्चे हैं। इसके बच्चे हैं तो दिख रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखिए, पी जो है एच की पत्नी है। पी जो है एच की पत्नी है, तो यहाँ पे पी आएगी, और इस सर्किल के अंदर होगा, और बीच में प्लस का साइन होगा। होगा या नहीं होगा? बीच में प्लस का, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। आगे ध्यान दीजिए, के एवं जेड, के एवं जेड जो है पी के ग्रैंड चिल्ड्रन है। पी ऊपर है, ठीक है, और के यहाँ पे तो दिख रहा है कि के ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन जेड अभी तक नहीं आया, मतलब कि जेड इसी लाइन में आएगा। और जेड का जेंडर डिफाइन नहीं है कि जेड लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ जेड आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बताइए कि के अंकल कौन है, तो यहाँ से ऊपर वाला लाइन देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये जो के जो है एन का पुत्र है, मतलब इसका पुत्र है, तो इसका भी होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ है तो, और पापा के भाई कौन है? जे है, तो अंकल कौन होंगे? जे होंगे, मतलब कि यही जे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? किसी को किसी तरह का कोई समस्या आ रहा है? देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हो रहा है ना? आगे बढ़े, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसको मिटा दें? मिटाना तो पड़ेगा, आप नहीं भी कहिएगा तो भी हम मिटा देंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, के भाई है एक्स का। क्या कह रहा है? के जो है भाई है एक्स का। ठीक है, के है भाई। ठीक है, तो के भाई हो गया, किसका है? एक्स का है। एक्स का जेंडर डिफाइन नहीं है। ठीक है, जेड पुत्र है एक्स का। जेड जो है पुत्र है एक्स का, यहाँ पे नीचे आ गया जेड, ये पुत्र है। ठीक है, आगे देखिएगा, पी जो के की पुत्री है, पी जो है वो किसकी पुत्री है? के की पुत्री है, एन से ब्याही है। पी की पुत्री, पी जो है के की पुत्री, पी जो के की पुत्री है, यहाँ पे पी आएगी। ठीक है, और ई हो गया, और इसका एन से शादी हुआ है, तो एन से शादी हुआ है तो मतलब ये मेल है तो ये फीमेल होगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, जी तथा एक्स परस्पर जो है बहने हैं, यहाँ पे जी आएंगे। ठीक है, जी आएगा। जी क्या है? जी और एक्स परस्पर बहने हैं, तो यहाँ पे बहन हो जाएगा और ये भी बहन हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? जी जो है जेड का क्या है? तो यहाँ पे ई बेटा है इसका, है ना, और ई माँ है, और माँ की बहन क्या होगी? जेड की माँ एक्स
और x की बहन g, मतलब माँ की बहन g है तो माँ की बहन क्या होती है? मौसी होती है। कितना आसान है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज दिया था ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था, इसका कोई रियल में जरूरत नहीं था, केवल कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े ना, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ए बी तथा सी, ए जो है बी तथा सी की माता है, बी और सी की माता कौन है? ए है। तो ऊपर आएंगे। ठीक है, यदि डी जो है सी का पति है, डी जो है सी का पति है, यहाँ पे डी आएगा, ये पति है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी होगी और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो गए। अब यहाँ देखिए कि ए जो है डी के लिए क्या है, तो ई जो है इसकी वाइफ है सी की, और सी की माता है, तो वाइफ की माता क्या हो जाएंगी? सास हो जाएंगी, जिसको हम लोग मदर इन लॉ बोल रहे थे, लॉ के अकॉर्डिंग माँ। ठीक है, तो यहां से समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे बोला कि ए जो है बी तथा सी की माता है, तो ए को बी तथा सी का माता बना दिए। देखिए ध्यान से, ए ले लिए और यहाँ पे बी सी नीचे आ जाएगा क्योंकि ए जो है बी सी की माता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ चीजें क्लियर किया कि डी जो है सी का पति है, यहाँ पे डी आया, ई पति है तो स्क्वायर के अंदर जाएगा और ई सर्किल के अंदर जाएगी, क्योंकि पति है तो ये पत्नी होगी और बीच में प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ से इसकी वाइफ है और ये माता है इसकी, तो वाइफ की माता क्या हो जाएंगी? सास हो जाएंगी। थोड़ा सा भी क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी का भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इतना क्वेश्चन कर देंगे कि आपको फिर कहीं से भी ब्लड रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बस जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको 10 बार कर जाइए, उसके बाद देखिएगा एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर अगर आंसर ना आए तो फिर कहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल चले ना, तो आज इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप बेहतर ढंग से कंप्लीट कीजिए, 2 बार 3 बार इसको देखिए, कारण कि जो स्टार्टिंग का आधा घंटा हम आपका टाइम लिए हैं उसी में सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो चीज क्लियर होता है तो फिर यहाँ पे आपको समस्या नहीं आएगा, तो उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो चीज आपका क्लियर हो जाए। बाकी का क्वेश्चन हम कल करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।